जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 1 होने वाली है। आज इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको लगभग 50 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराऊंगा जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सीधे आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों का वर्चस्व आपका 2026 पैट के लिए होने वाला है। तो आप मेरे प्यारे साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से अग्निवेदियों के प्रमाण मिलते हैं। तो मैं बात करता हूँ अग्निवेदियों के जो प्रमाण मिलते हैं वे मेरे प्यारे साथियों कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है कि विशिष्टा द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। इस दर्शन की मैं बात करता हूं कि तो इसका प्रतिपादन जो किया था वह आपका राम नाजुचार्य ने किया था। इस क्वेश्चन का भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशोक के अभिलेख, आपका जो अशोक के अभिलेख हैं उनको पढ़ने में सर्वप्रथम सफल किस विद्वान को मिली थी, यानी सफलता जो मिली थी वह सबसे पहले किसे मिली थी। तो ये भी आपकी जेम्स प्रिसेप को मिली थी। इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आपकी परीक्षा के लिए कह देता हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम देने जा रहे हो तो। इसका सही जवाब क्या बनेगा, समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में ये जरूर बताएं आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। बहुत ज्यादा पूछा जाती है रचना आपकी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं आपके विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित कर देने का श्रेय किसे दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है एकता प्रणाली। जो दिल्ली सल्तनत है इसमें एकता प्रणाली को जो मेरे प्यारे साथियों विस्थापित यानी आपका रूप से श्रेय देने का जो आपका दिया जाता है ये किसे दिया जाता है, तो ये आप ध्यान देंगे ये आपका इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसका प्रमुख उद्देश्य की मैं बात करता हूँ कम कीमतों पर विशाल सेना का भरण पोषण करना। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए ऐसी ही वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1757 में रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था। पहला विकल्प है आपका कंपनियों में आपका शासन समाप्त करना, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना, भारत में द्वैत शासन आपका जो है समाप्त करना, या भारत को स्वतंत्र करना। क्वेश्चन है 1873 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी मैं बात करता हूँ तो इसका मेरे प्यारे साथियों जो मुख्य प्रावधान था वह था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू किया गया था। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। स्थायी बंदोबस्त की मैं बात करता हूँ। स्थायी बंदोबस्त जो था ये किसके समय में लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई, यानी बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ। तो मैं बात करने वाला हूँ बर्नाक्यूलर जो आपका प्लेस एक्ट है ये किस मेरे प्यारे साथियों कौन सा वायसराय ऐसा था जिसके समय में आपका यह कार्यकाल में ये पारित हुआ था। तो बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की मैं बात करता हूँ तो लॉर्ड लिटन थे। कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी मैं अध्यक्षता की बात करता हूं तो ये डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। डब्ल्यू सी बनर्जी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। पहला विकल्प है आपका खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्य मील हड़ताल या आपका बारदोली सत्याग्रह। ये क्वेश्चन 2025 आपका यूपी पैट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन के लिए मोस्ट है क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। गांधी जी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था, आपको ध्यान हो, चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पूना पैक्ट मुख्यतः किन के बीच समझौते का परिणाम है। पहला है पूना पैक्ट, पहला है आपका गांधी जी और जिन्ना के बीच, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, गांधी जी या नेहरू जी या सुभाष चंद्र बोस के बीच, तिलक या आपका गोखले के बीच। पूना पैक्ट की बात की गई है। अगर आपको पता हो, पूना पैक्ट जो आया था 1932 में आया था। कब आया था? पूना पैक्ट 1932 में आया था और इस टाइम पर जो समझौता हुआ था वह मेरे प्यारे साथियों गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। कैबिनेट मिशन की मैं बात करता हूँ। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। 1946 आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, आपको अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपका संघ और उसके राज्यों का क्षेत्र किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्यों का क्षेत्र ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 1 से संबंधित है। अनुच्छेद 1 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट क्वेश्चन है, अब आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि राष्ट्रपति को क्षमादान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो ये अनुच्छेद 72 में है और अनुच्छेद 72 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। पहला विकल्प है आपका 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत या 365 के तहत। मैं बात करने वाला हूँ वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल की अगर मैं बात करूँ तो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है, अगर आपको ध्यान हो, तो 360 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो अनुच्छेद की मैं बात करता हूँ तो 368 है। अनुच्छेद 368 आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम कैग बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है, ये मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व का चुनाव किस प्रणाली से होता है। पहला विकल्प है आपका प्रत्यक्ष बहुमत के द्वारा, अनुपातिक आपका प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण जो आपका मत पद्धति होती है उसके द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा या खुला मतदान द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राज्य के जो आपके प्रतिनिधित्व होते हैं राज्यसभा के, उनके चुनाव की बात की गई है। तो ये जो चुनाव होता है ये मेरे प्यारे साथियों एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प को सोचने समझने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्र में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो इसकी मैं बात करता हूँ जलोढ़ मिट्टी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलान किस पहाड़ी क्षेत्र में होता है। मैं बात करने वाला हूँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलान है ये किस पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो इस पहाड़ी क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, ये मिलान मेरे प्यारे साथियों नीलगिरी पहाड़ी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारत का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है। दक्षिण भारत का जो पठार है ये मुख्यतः मेरे प्यारे साथियों प्राचीन आपका क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 24 पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सामान्यतः किसे माना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो सामान्यतः माना जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये मासिन राव को माना जाता है। और मासिन राव जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, यानी मासिन राव को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब बन जाता है। जो बच्चे विकल्प बी को चुनने हैं, सही चुनने हैं, आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने की मैं बात करता हूं तो भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र तराई क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तराई क्षेत्र का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे साथियों, उत्तरी सीमा का क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र का आपका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी की मैं बात करता हूं तो इसमें मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुरादाबाद आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांच नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कांच नगरी, कांच नगरी के नाम से जो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका फिरोजाबाद है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यूपी तो मेरे प्यारे साथियों आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट के सिलेबस में ही नहीं है, मगर आपके सिलेबस में एक आपका टॉपिक है स्टैटिक जीके में पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल स्थल में ही आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कांच नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। जैसे आपके आगरा के बारे में कई बार कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, पेठा नगरी, तो आगरा क्या है आपका पर्यटक स्थल है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका एक पर्यटक स्थल में ही आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पर्यटक स्थल वाला जो आपका पोर्शन है उससे रिलेटिव एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो आपका यूपी से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। यूपी से संबंधित आपका ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यूपी में वन के बारे में पूछ लिया जाएगा, यूपी में जनसंख्या के बारे में पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यूपी के जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे भी आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम में ध्यान में रख के जाने होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र की मैं बात करता हूं तो इत्र नगरी के नाम से कन्नौज जाना जाता है। कन्नौज आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला मुख्यतः कहाँ पर लगता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख मेला है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति आपका पैट का टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो मेले जो आते हैं कला एवं संस्कृति में ही आते हैं, मगर उत्तर प्रदेश का भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, यूपी का एग्जाम है कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला मोस्ट क्वेश्चन है जो अधिकांश मैं मानता हूँ यूपी के एग्जामों में तो रिपीट होता ही है, इसलिए मैंने आपको कराया भी है। तो उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला जो है ये आपका मेरठ में लगता है। मेरठ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेपो का संबंध किससे है। रेपो की मैं बात करता हूं, इसका जो संबंध है आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले आपके ऋण से इसका संबंध है, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया कि राजकोषीय घाटा किसका संकेत होता है या किसका संकेत देता है। राजकोषीय घाटे की मैं बात करता हूं, पहला विकल्प है आपका सरकार की कुल आय और कुल व्यय के अंतर का, केवल निर्यात में कमी का, केवल आयात में वृद्धि का, या बैंकिंग क्षेत्र के घाटे का। तो राजकोषीय घाटा, राज जो कोषीय घाटा है अगर मैं इसकी बात करता हूं तो राजकोषीय घाटा मेरे प्यारे साथियों आपका सरकार की कुल आय और कुल व्यय के अंतर का जो है मेरे प्यारे साथियों संकेत देता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि बिलू आपका रेपो ल्यूशन का संबंध किससे है। बिलू रेपो लेशन की मैं बात करता हूं और इसके संबंध की बात करता हूं तो इसका संबंध किससे है। इसका संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में तो आपसे कई बार पूछा भी जाता है और ये आपका एक टॉपिक भी मेरे प्यारे साथियों आपका है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये दूध उत्पादन से है, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। डीएनए की जो द्विकुंडलीय मॉडल था इसका प्रस्तुत जो किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब भी बन जाएगा, बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है इसका स्राव आपका अग्नाशय से होता है और अग्नाशय इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, सभी बच्चों को पता होगा और 7.4 आपका करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है, तो ये 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत के पहले उपग्रह की मैं बात करता हूं तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है इसके रूप में किसे जाना जाता है, तो इसके रूप में मेरे प्यारे साथियों विक्रम साराभाई को जाना जाता है। विक्रम साराभाई आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये चिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत के किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये 1973 में शुरू हुआ था। 1973 जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। 1973 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि आपका साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली की बात की गई है, ये आपके केरल में स्थित है। केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की मैं बात करता हूं तो हरित क्रांति के जनक के रूप में स्वामीनाथन को जाना जाता है। और स्वामीनाथन सी विकल्प यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी होने वाला है। निम्न में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा की बात की गई है। कर्क रेखा आपकी उड़ीसा से नहीं गुजरती। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मुरादाबाद पीतल नगरी बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद कांच नगरी आपका बिल्कुल सही है या गलत है बताइएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। कन्नौज जीत्र नगरी आपका सही है। सहारनपुर आपका कालीन उद्योग के लिए नहीं, सहारनपुर मेरे प्यारे साथियों एक्सल उद्योग के लिए जाना जाता है। यानी जो आपके सहारनपुर में आपके बाट बनाए जाते हैं, लोहे के बाट जो होते हैं और जो आपके गाड़ी होती हैं उनके एक्सल जो हैं ये सहारनपुर में बनाए जाते हैं। तो आपका इसमें सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस आपका संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में NSO द्वारा आपका किया जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का किस संविधान संशोधन